हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अस्थमा, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर से। इसमें हम डिस्कस करेंगे अस्थमा की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। अस्थमा होता क्या है? अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग डिसीज दैट इन्फ्लेम्स एंड नैरो द एयरवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हीजिंग एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और ये लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। इसमें होता क्या है कि जो एयरवेज होते हैं या जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, उसमें एक तो इन्फ्लामेशन होता है, दूसरा नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में क्या कारण देखने को मिलते हैं। एक तो व्हीजिंग साउंड देखने को मिलता है। व्हीजिंग साउंड कह सकते हैं कि जैसे कि पेशेंट्स होता है, उनमें उनके गले से एक सीटी टाइप आवाज़ आती है, जिसको हम व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, पर्सन को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इसको हम 3 स्टेप में भी लर्न कर सकते हैं। एयरवे में इन्फ्लामेशन होना, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्स होना, हाइपर एक्टिव होना किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। थर्ड, ब्रोंकोस्पाज, ब्रोंकस में कंस्ट्रिक्शन होना। ये है ह्यूमन का ब्रोंकस। इसमें स्मूथ मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं। ये नॉर्मल एयरवे है। इसमें ल्यूमन का साइज़ भी नॉर्मल रहता है। इसके अंदर एयरवे पास हो रही होती है, वो भी एकदम प्रॉपर पास हो रही होती है। अब आते हैं हम अस्थमैटिक एयरवे पे। इसमें ये भी अस्थमैटिक एयरवे का ब्रोंकस है। इसमें स्मूथ मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं। वॉल में इसमें इन्फ्लेम्ड रहती हैं, यानी वॉल में स्वेलिंग होती है और थिक हो जाती हैं। और ल्यूमन का साइज़ बहुत ही नैरो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, और वॉल एकदम थिक हो जाती है। किसके कारण स्वेलिंग हो जाती है? उसके कारण वॉल थिक हो जाती है। अब आते हैं अपना अस्थमैटिक एयरवे अटैक, यानी कि अस्थमा का जब अटैक आता है तब हमारा ब्रोंकस कैसा होता है। हमारा ब्रोंकस होता है टाइट, स्मूथ मसल्स हो जाती हैं और वॉल इन्फ्लाम हो जाती है और थिक हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ल्यूमन का साइज़ बहुत ही नैरो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है अटैक के दौरान। और ल्यूमन का साइज़ भी नैरो हो जाता है, जो इन्फ्लामेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा अस्थमैटिक ड्यूरिंग अटैक। अब आता है अपना स्वेलिंग। ये जो गुच्छा टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एयर ट्रैप्ड इन एल्वेलाई, इसमें भी स्वेलिंग हो जाती है। कॉजेज ऑफ अस्थमा। फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या करता है? अस्थमा को ट्रिगर करेगा। डस्ट पार्टिकल्स जहाँ भी ज़्यादा होंगे वो भी एक अस्थमा का कॉज हो सकते हैं। थर्ड, एलर्जेंस। कोई भी एलर्जन जो एलर्जी कर रहा है अपने एयरवे के अंदर, वो भी एक कॉज हो सकता है। एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, वो एयरवे को इरिटेट कर सकता है। वेदर, टेम्परेचर। विंटर्स में जो कोल्ड एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो भी एयरवे को डिस्टर्ब कर सकता है और ये भी अस्थमा का कॉज हो सकता है। केमिकल इरिटेंट्स में गैसेस आ जाएंगी। सर्टेन मेडिकेशन लाइक नसैट्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। समझ लेना, कुछ मेडिसिन की वजह से कॉज हो सकता है अस्थमा। जेनेटिक से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में रेफ़र होना, मतलब पेरेंट्स से फैमिली में अस्थमा है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब किसी को भी फैमिली में अस्थमा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर बहुत ही डस्ट एंड बहुत ही एयर पॉल्यूशन है, वो भी एक कॉज हो सकता है अस्थमा का। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एलर्जिक अस्थमा, यानी कि डस्ट एंड पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। इंट्रिंसिक अस्थमा इंटरनल फैक्टर जो कॉज कर रहे हैं। इन्फेक्शन और स्ट्रेस भी कॉज हो सकता है अस्थमा का। फिर थर्ड है अपना एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा,
हैवी एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग एंड स्विमिंग। फोर्थ, नॉक्टुरल अस्थमा, नाइट से रिलेटेड रहता है। इसके जो सिम्टम होते हैं वो नाइट में ही दिखते और सीवियर रहते हैं। नाइट में ही ज़्यादातर आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट्स को नाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। अब फिफ्थ है अपना ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ब्रीथिंग इन केमिकल फ्यूम्स, गैसेस, डस्ट एट्सेट्रा। जो लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल फ्यूम्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो भी एक कॉज हो सकता है। जहाँ पर ज़्यादा डस्ट होगी वो अस्थमा का कॉज होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। ट्रिगर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया, एयर पॉल्यूशन में हो गया, इन सभी की वजह से एयरवे में इन्फ्लामेशन होना। एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा तो हाइपर सीक्रेट होगा म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होगा। एयरवे में मसल कंस्ट्रिक्शन होंगी, स्वेलिंग होगी ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से नैरो ब्रीथिंग पैसेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपन को साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे? वीजिंग साउंड, मैंने बताया था वीजिंग साउंड पहले कि सीटी जैसी आवाज़ आती है, जो अस्थमा के पेशेंट्स में होती है, जो नाइट या वैसे भी कभी भी मतलब आपने देखा होगा उनको अस्थमा की जो मतलब सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है ना, तो वो जो वीजिंग साउंड होता है ना वो देखने को आपको मिलेगा। कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस इन चेस्ट में टाइटनेस हो जाएगी क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो चेस्ट में टाइटनेस तो होगी ही होगी, ऑब्वियसली सी बात है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग के शॉर्ट हो जाएगा टाइम, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, कफ होगा, खांसी आएगी, चेस्ट में टाइटनेस होगा, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन डिस्कस करते हैं हम। इसमें हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली में किसी को अस्थमा तो नहीं था पहले। स्पायरोमीटर, ये डिवाइस मेजर हाउ मच एयर यू कैन एक्सेल एंड हाउ फोर्सफुली यू कैन ब्रीथ आउट। ये डिवाइस मेज़र करता है कितनी एयर एक्सेल कर रहे हैं, कितनी फोर्स के साथ ब्रीथ आउट कर रहे हैं। इससे पता लगता है कितना ब्लॉकेज, कितना नैरो हो रखी है और कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है। अब है सेकंड है पल्स ऑक्सीमेट्री, मेज़र द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम। मेज़र करता है यानी कि पल्स ऑक्सीमेट्री बताता है ऑक्सीजन कितना है ब्लड स्ट्रीम में। चेस्ट एक्सरे, अब अपन डिस्कस करेंगे चेस्ट एक्स। ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीथ साउंड, वीजिंग साउंड, ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीथ साउंड। ऑस्कल्टेशन कैसे करेंगे? स्टेथोस्कोप से जो ब्रीथ साउंड होंगे वो सुनेंगे। वीजिंग साउंड बताता है कैसे होगा। अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, ब्रोंकोडायलेटर, बीटा एगोनिस्ट। ब्रोंकोडायलेटर अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ब्रोंको यानी ब्रोंकस, डायलेटर यानी वाइड करना, चौड़ा करना। दे कॉजेज वाइडनिंग, ये क्या कॉज करता है? वाइडनिंग ऑफ द एयरवे। एयरवे में वाइडनिंग, एयरवे को चौड़ा करता है और रिलैक्स करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। और बीटा एगो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है कौन? बीटा एगोनिस्ट। एग्जाम्पल एल्ब्यूट्रॉल, सैल्बुटामॉल, फॉर्मिट्रॉल। सेकंड आता है ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स, रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, पेशेंट्स को रिलैक्स मिलेगा, ब्रीथिंग प्रॉपर होने लगेगी। इसमें हम ये ड्रग्स देंगे, एग्जाम्पल थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, अमाइनोफाइलिन। अब अपन आते हैं थर्ड स्टेप पर, एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक, दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। एंटीकोलिनर्जिक ये भी एक स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी और जो म्यूकस सीक्रेशन को कम करेगी। इसमें ये ड्रग्स देंगे, एग्जाम्पल एप्राट्रोपियम, एट्रोपिन सल्फेट नेब्यूलाइजर,
अब फोर्थ डिस्कस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये अपन कहीं पर भी देखने को मिल जाए, इसमें ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा। कहीं पर भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिखा है मतलब कि ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक। इसमें ये ड्रग्स देंगे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन। फिर आता है अपना फिफ्थ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। They prevent the action of leukotriene, blocking their receptor on cell membrane. Leukotriene have a key role in inflammation. Leukotriene receptor antagonist ये क्या करेगा? leukotriene receptor होती हैं सेल वॉल पर, उनको ब्लॉक कर देगा जिससे कि इन्फ्लामेशन नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल मॉन्टिल्यूकास्ट, ज़ाफिरल्यूकास्ट। मॉन्टिल्यूकास्ट जुकाम में देते हैं जब वही। Thank you for watching my video.